प्रॉब्लम नंबर 21 करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में 17 की थी, आपने 18 और 19 खुद करनी है, 20th मैं खुद करवाऊंगा आपको। प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3 और प्रॉब्लम नंबर 20, इन तीनों में एक कॉमन इशू है, ये हम लास्ट डे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अभी मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 21 इस वजह से कि इसमें नई चीज़ ये है, इसमें फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं ये टीचर डिबेट वाला क्वेश्चन। ये जो इंडिविजुअल है ये एक टीचर है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, इस वजह से क्वेश्चन नंबर 21 हम कर रहे हैं। अदरवाइज हमने काफ़ी हद तक जो फॉर्मेट से रिलेटेड इश्यूज थे वो डिस्कस कर लिए हैं। प्रॉब्लम नंबर 21 को पर्टिकुलरली करने का मकसद ये है कि इसमें टीचर्स डिबेट डिस्कस हुई है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ज़ीशान अहमद वर्किंग एज अ टीचर इन अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो मिस्टर ज़ीशान अहमद हैं वर्किंग एज अ टीचर इन अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सबसे पहले बेटा हमारे पास बेसिक सैलरी है 22 लाख, फुली टैक्सेबल है। बेसिक सैलरी 22 लाख फुली टैक्सेबल है। बेसिक सैलरी के बाद बोनस है 3 लाख रुपए का, फुली टैक्सेबल है। देन एंटरटेनमेंट अलाउंस है 1,90,000 फुली टैक्सेबल है। एंटरटेनमेंट अलाउंस के बाद बेटा कन्वेंस अलाउंस है। यस सर। कन्वेंस अलाउंस भी फुली टैक्सेबल है 1,80,000। उसके बाद लीव फेयर असिस्टेंस है 60,000 फुली टैक्सेबल है। फेयर असिस्टेंस है बेटा 60,000 फुली टैक्सेबल है। उसके बाद ट्रैवलिंग एंड डेली अलाउंस, तो ये चीज़ें देखिए याद रखने वाली है, ये स्पेशल अलाउंस में आते हैं, टीए ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस ये फुली एग्जेम्प्ट होते हैं। लेकिन इस बार क्या लिखा हुआ ब्रैकेट में, नॉट प्रॉपर्ली वेरीफाइड। जब आप अपना डेली अलाउंस या ट्रैवलिंग अलाउंस मांगते हैं ना गवर्नमेंट से या अपने जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, तो वो कहते हैं भाई बिल्स ला कर दिखाएं, हमें एविडेंस ला कर दिखाएं। यस सर। अगर वो प्रॉपर्ली वेरीफाइड हुए किसी होटल से, किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी से, तो उसके बदले में आपको ये जो ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस है ये फुली एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये प्रॉपर्ली वेरीफाइड नहीं है तो ये फुली टैक्सेबल होंगे। ट्रैवलिंग एंड डेली अलाउंस, ट्रैवलिंग एंड डेली अलाउंस बेटा 35,000 फुली टैक्सेबल इस वजह से है क्योंकि ये प्रॉपर्ली वेरीफाइड नहीं है, नॉट प्रॉपर्ली वेरीफाइड। बेटा सीनियर पोस्ट अलाउंस 70,000 फुली टैक्सेबल है। सीनियर पोस्ट अलाउंस 70,000 फुली टैक्सेबल है बेटा। रेंटल इनकम फ्रॉम बिल्डिंग है बेटा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लिखा जाएगा, इसको मार्क कर लें। इसके ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा हुआ है, कहता है जी इंक्लूडिंग 30,000 रेंट ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग। फर्नीचर एंड फिटिंग का रेंट आपने वसूल किया है। फर्नीचर एंड फिटिंग का रेंट बेटा लिखने के दो तरीके हैं। अगर ये रेगुलर बिजनेस हो तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में लिखा जाता है, अदरवाइज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो क्योंकि बताया नहीं ना वो, तो हम दोनों में से किसी में भी लिख सकते हैं, इससे हमारी टैक्स कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं, क्योंकि होता ही फुली टैक्सेबल है। चाहे इसे आप बिजनेस में लिखें, इनकम फ्रॉम बिजनेस में, चाहे अदर सोर्सेज में लिखें। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग की कोई ट्रीटमेंट नहीं है बेटा। प्रॉपर्टी टैक्स पेड की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कलेक्शन चार्जेस की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लीगल चार्जेस की कोई ट्रीटमेंट नहीं है बेटा। रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये सारे एक्सपेंसेस हैं, इनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसके बाद लिखा है कंसिडरेशन फॉर वकेटिंग पोजेशन, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आते हैं।
जब आपने कोई इनकम वसूल की हो, रकम वसूल की हो किसी प्रॉपर्टी को वकेट करके, जैसे मैंने बताया था ना कि स्पेशलाइज पर्पस के लिए कोई स्कूल कॉलेज या कोई गोदाम टाइप आपकी बिल्डिंग पे बना लिया जाए, तो आप जब उसे वकेट करवाते हैं, खाली करवाते हैं, तो आप एक्स्ट्रा कंसिडरेशन मांगते हैं उसकी हालत को दोबारा वही करने के लिए जो पहले आपने किराएदार को दी। तो ये जो रकम आपको वसूल होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है, जिसका 1/10 टैक्सेबल होता है, 1/10 हिस्सा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें से वो रकम माइनस हो जाती है जो आपने एडवांस के तौर पर वापस करना होती है, तो वो फिलहाल हमें गिवन नहीं है बेटा। उसके बाद इनकम फ्रॉम फ्रूट प्रोसेसिंग बिजनेस सेटअप इन मालाकंड डिवीजन, बलूचिस्तान में आता है मालाकंड डिवीजन बेटा। ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा, फुली एग्जाम्प्ट है, फुली एग्जाम्प्ट है, इसको बात कर लें। एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉई, देखिए हमने खुद इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, इनकम तो ना होगी, एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस के बदले में टैक्स में राहत मिलती है, इस एक्सपेंस के बदले में कोई टैक्स राहत, लाइफ इंश्योरेंस के बदले में राहत है, हेल्थ इंश्योरेंस के बदले में है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस के बदले में कोई राहत नहीं, तो इसकी ट्रीटमेंट ही कोई नहीं। उसके बाद बेटा डोनेशन टू द रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बेटा इस पर एवरेज रिलीफ देनी है आपने। ज़कात डिडक्टेड आप जानते हैं टोटल इनकम में से माइनस होती है। इनकम ऑफ नॉन प्रोफेशनल आइटम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज एक्वायर्ड बिफोर 1 जुलाई 2013 से पहले खरीदी गई सिक्योरिटीज को बेच कर अगर गेन होगा तो फुली एग्जैम्प्ट होता है। 2013 से पहले अगर आपने सिक्योरिटीज खरीदी है तो ये कैपिटल गेन में आता है और फुली एग्जैम्प्ट होता है। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन एक्सपेंडिचर, कोई अपने चिल्ड्रन एजुकेशन एक्सपेंडिचर खुद कर रहा है तो इसके बदले में आप जानते हैं टोटल इनकम में से माइनस करते हैं आप इसे, चिल्ड्रन एजुकेशन फीस जो है ना, लेकिन लिमिट है 15 लाख तक अगर इनकम हो तो चिल्ड्रन एजुकेशन फीस अलाउड है वरना अलाउड नहीं है। उसके बाद गोल्डन हैंडशेक, गोल्डन हैंडशेक की 2 ट्रीटमेंट मैंने बताई हुई आपको। अगर इनके एवरेज रेट गिवन हो तो ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में ऐड हो जाता है, इसका टैक्स कैलकुलेट करें। और अगर एवरेज रेट गिवन ना हो तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी में फुली टैक्सेबल होगा। तो हम देख लेते हैं जरा एक बार, एवरेज रेट बेटा गिवन है, देखें 4th नंबर नोट में लिखे हुए, 4th नंबर नोट में लिखे हुए गोल्डन हैंडशेक की 2 ट्रीटमेंट है। यहाँ तो ये फुली टैक्सेबल होता है, या एवरेज रेट गिवन होना तो ये सेपरेट ब्लॉक में आता है। तो एवरेज रेट 4 नंबर एडजस्टमेंट में लिखे हुए हैं, देखें पिछले साल का एवरेज रेट है 25%, 20% और 15%, तो इसको मार कर लें आप, क्योंकि अभी किस में लिखा जाएगा, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, इसकी 2 ट्रीटमेंट है बेटा। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर की हमारा टैक्स है, हमारी कंपनी ने अदा कर दिया ना, तो टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर हमारे लिए क्या हुआ, हमारे लिए इनकम भी है। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर हमारा टैक्स है, हमारे एम्प्लॉयर ने अदा कर दिया हुआ है। तो इसका दूसरी एडजस्टमेंट क्या होगी इसकी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में, हमारा टैक्स जब पे हो चुका है, जब हम फाइनल टैक्स निकालेंगे उसमें से माइनस कर देंगे बेटा। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर कितना है बेटा, 1 लाख रुपीज़। तो ये याद रखना है, इसकी दूसरी ट्रीटमेंट भी होनी, मैंने इसलिए इसको मार्क कर दिया। उसके बाद इंटरेस्ट फ्री लोन ऑब्टेन फ्रॉम एम्प्लॉयर, जिसकी ट्रीटमेंट अभी हम करने लगे हैं, नहीं इंटरेस्ट फ्री लोन की। इंटरेस्ट फ्री लोन है बेटा 13 लाख रुपीज़ का, 13 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन है। इंटरेस्ट फ्री लोन 13 लाख रुपए का बेटा इंटरेस्ट फ्री है। आपको फायदा क्या हो रहा है इंटरेस्ट का, कि आपसे मार्केट रेट वाला इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा, 10% मार्केट रेट वाला इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा। तो ये 1,30,000 रुपया टैक्स। उसके बाद बेटा इनकम फ्रॉम यार्ड बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगी। गेन ऑन सेल ऑफ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी 15 लाख रुपए, लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी वाज कंप्लीटेड इन दिसंबर, तो होल्डिंग पीरियड लेस देन 1 ईयर है। अभी दिसंबर में तो कंप्लीट हुई है प्रॉपर्टी, उसको बेच भी दिया है आपने, होल्डिंग पीरियड लेस देन 1 ईयर हो तो 100% अमाउंट टैक्सेबल होती है कैपिटल गेन में, और 100% अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। कितना टैक्स लगेगा ये सेपरेट ब्लॉक में जाके पता चलेगा। सेपरेट ब्लॉक में जाकर इस अमाउंट पे कितना टैक्स लगना है बता, 2.5%। अगर कैपिटल गेन, टोटल कैपिटल गेन 50 लाख तक हो तो उसका टैक्स सिर्फ 2.5% लगेगा जी, शाबाश। उसके बाद देखिए जी, गेन ऑन सेल ऑफ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, ये और आ गई है। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी वाज कंप्लीटेड इन दिसंबर 2019, तो 1.5 साल हो गया है, 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया ना, पिछले साल है ना, पिछले साल और इस साल की 30 जून में 1.5 साल का फर्क है। पिछले साल दिसंबर में और इस साल की 30 जून में, 30 जून 2021 में और
31 दिसंबर 2019 में कितना भरेगा? 1.5 साल। 1.5 साल मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1 साल से ज़्यादा होगा बेटा तो 75% अमाउंट टैक्सेबल है। 75% लेना है, उस पर टैक्स लगाना है। टैक्स कितना लगाना है? टैक्स का रूल वही है कि गेन अगर 50 लाख तक होगा तो उसका टैक्स 2.5% होगा, इसको भी मार करना है। उसके बाद लिखा हुआ है नोट्स में, रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइड की जा रही है, फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइड की जा रही है। फिर लिखा हुआ है रेंट एंटाइटल्ड रेंट फॉर अकोमोडेशन इज ₹6 लाख। हकदार है वो 6 लाख रुपए रेंट का। अगर फेयर मार्केट है, फेयर मार्केट रेंट है 8 लाख रुपए। हाउस इज ओन बाय स्पाउस, हाउस उसके स्पाउस का है, तो 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, घर भी मिल रहा है और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट के मुताबिक एंटाइटल्ड अमाउंट ऑफ रेंट भी है। तो 6 लाख को कंसीडर नहीं करना, इसको लेना है फेयर मार्केट रेंट 8 लाख। तो प्रॉपर्टी प्रोवाइड की जा रही है, दोनों ऑप्शन बेटा हमारे पास अवेलेबल है कंपनी की तरफ से। अकोमोडेशन के लिए दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। एक लिखा हुआ है रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन। रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइड किया तो क्या करते हैं? क्या करते हैं जी? 45% लेते हैं किसका? मिनिमम टाइम स्केल ना हो तो बेसिक सैलरी का 22 लाख का। 22 लाख का 45% नहीं, क्योंकि बताया नहीं ना वो बिग सिटी है या अदर देन बिग सिटी है, तो बिग सिटी कंसीडर करेंगे। 9,90,000 से इनर कॉलम में रहने दें। अब लिखेंगे एंटाइटल्ड अमाउंट ऑफ रेंट, वो भी बताई हुई है फेयर मार्केट रेंट। एंटाइटल्ड अमाउंट ऑफ रेंट, ये बेटा एंटाइटल्ड अमाउंट ऑफ रेंट कितनी है? फेयर मार्केट रेंट लेना ना आपने। मार्केट रेंट के मुताबिक आपको 8 लाख रुपया मिलेगा फेयर मार्केट रेंट। तो रूल ये बेटा इन दोनों में से जो बड़ी रकम होगी, 2,90,000 बड़ी रकम है वो टैक्सेबल। उसके बाद लिखा हुआ है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। लिखा हुआ है कंपेंसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ डैमेज टू द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इनका फ्रॉम अदर सोर्स में फुली एग्जाम्पल है। कोई भी इंश्योरेंस क्लेम आपको मिले, कोई भी इंश्योरेंस क्लेम, कोई फायर इंश्योरेंस क्लेम, क्लेम मतलब अब आपका नुकसान हो गया, नुकसान हो जाएगा तो रिकवरी मिलेगी आपको इंश्योरेंस कंपनी से। कोई भी रिकवरी इंश्योरेंस कंपनी से मिले, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लिखी जाती है और फुली एग्जाम्प्ट होती है बेटा। उसके बाद देखिए ये एवरेज रेट दिया हुआ है 4th नंबर पे। ये कैपिटल किसके बेटा किसके लिए दिए हुए हैं? ये गोल्डन हैंडशेक है। तो यहाँ तक बेटा सैलरी इनकम कंप्लीट होगी, यहाँ तक टोटल करने शाबाश। और 42,55,000 टोटल सैलरी इनकम। टोटल सैलरी में कितनी है? 42 लाख 55,000 42 लाख एंड 55,000 की टोटल सैलरी इनकम बेटा। सैलरी इनकम के बाद नेक्स्ट हेडिंग आपने किसकी देनी है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15 देखेंगे शाबाश कौन सी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में सबसे पहले तो रेंटल इनकम निकली है ना, लेकिन उसके शामिल था 30,000 फर्नीचर और फिटिंग का रेंट, वो माइनस करना है। 2 लाख रेंटल इनकम 2,70,000 में से 30,000 फर्नीचर और फिटिंग का रेंट माइनस कर दें, 2,40,000 रेंटल इनकम। इसके अलावा देखिए शाबाश डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट मैंने कहा था नहीं होनी, प्रॉपर्टी की कलेक्शन चार्जेस, लीगल चार्जेस, रिपेयर चार्जेस, उनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं। तो प्रॉपर्टी इनकम यही है बेटा 2,40,000। प्रॉपर्टी इनकम यही है। इसके बाद में क्या लिखेंगे? ये रेंट चार्जेबल टू टैक्स है, टू बी टैक्स सेपरेट लॉ अंडर सेपरेट लॉ, सेपरेट या सेपरेट लॉ। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बाद टैक्स आइटम किसकी देनी है आपने? इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन 18। इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन 18 कितना जी? क्या क्या है इसमें? इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन 18 में क्या क्या है? इनकम फ्रॉम यार्न बिजनेस है, इनकम फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग बिजनेस है, इनकम फ्रॉम जी बेटा। इनकम फ्रॉम यार्न बिजनेस बेटा कितना है?
70,000. 70,000 फुली टैक्सेबल है। Yes, sir. और फिर इनकम फ्रॉम फ्रूट प्रोसेसिंग बिजनेस 2,60,000. तो ये फुली एग्जाम तो दो ही इनकम फ्रॉम बिजनेस है बेटा आपके पास। इनकम फ्रॉम यार्न बिजनेस और इनकम फ्रॉम फ्रूट प्रोसेसिंग। इनकम फ्रॉम बिजनेस के बाद ऐसा है किसी की बेटा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के आइटम देखेंगे कौन कौन से। तरतीब से चलेगा। गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी तरतीब से चले ना। Yes. कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी। कितना थी कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज? 20,000. होल्डिंग पीरियड। इसके बाद लिखना है आपने एक्वायर्ड बिफोर 1 जुलाई। तो ये पूरी एग्जाम हो जाती है। उसके बाद Gain on sale of ध्यान से 1 बाय 1 हर आइटम देखिए शाबाश। गेन ऑन सेल ऑफ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। होल्डिंग पीरियड अप टू 1 ईयर। Yes, sir. 100% amount is taxable under separate block से। कितना गेन है बेटा? 15 लाख। उसके बाद गेन ऑन सेल ऑफ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी एक और है। Yes, sir. 18 lakhs. होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर। %75 अमाउंट टैक्सेबल इज टैक्सेबल। और ये भी अंडर सेपरेट लॉ। इसके लगाना जी 18 लाख। Yes, sir. ये बेटा कैपिटल गेन की यही आइटम है। Yes, sir. नेक्स्ट आइटम पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39। बताएं शाबाश कौन कौन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। कंसीडरेशन फॉर वैकेटिंग पोजीशन। Yes, sir. 1 by 10. अगर इसमें से एडवांस पे किया होता तो हम माइनस कर देते हैं। अब एडवांस पे नहीं किया हुआ तो जितनी भी कंसीडरेशन आपको मिली है इसका 1/10 टैक्सेबल होगा बेटा। तो 90,000 की कंसीडरेशन है। इसमें से 9,000. इसका 1/10 से कितना आएगा? 9,000 रुपया। Yes, sir. वो टैक्सेबल होगा जी बेटा। उसके बाद नॉन प्रोफेशनल राइटर की इनकम है 50,600। Yes, sir. इनकम ऑफ नॉन प्रोफेशनल राइटर 50,600 फुली टैक्सेबल है। टैक्सेबल। उसके बाद
कैपिटल गेन ऑन सॉरी वो हम ऊपर छोड़ के ना जी रेंट ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग Yes, sir. रेंट ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग कितनी अमाउंट है जी 30,000 वो क्या प्रॉपर्टी का वैसे माइनस की थी ना आपने तो यहाँ पर टैक्सेबल करेंगे इसे शाबाश बस ये टोटल इनकम। कंपेंसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फुली एग्जाम्ड है बेटा Yes, sir. कंपेंसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी 80,000 फुली एग्जाम्ड है तो यहाँ तक बेटा आपके पास सारे सोर्स ऑफ इनकम तक भी तो लेंगे दिस इज कॉल्ड टोटल इनकम शाबाश टोटल इनकम है शाबाश 44,14,600. 44 लाख 14,600. And 600, sir. 44 लाख 14,000 एंड 600. ये आपके पास आ गई टोटल इनकम टोटल इनकम में से बेटा 5 चीज़ें माइनस होती हैं नंबर 1 ज़कात से जब से ये शाबाश बैंक ज़कात जब से होगी 3,50,000. 3,50,000, sir. ज़कात डिडक्टेड के बाद डोनेशन अंडर क्लॉज 61 स्केड्यूल 2 वो इस पैसे में नहीं है उसके बाद प्रॉफिट ऑन डेट मार्क ऑन हाउसिंग फाइनेंस वो भी नहीं है Yes, sir. फिर उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन फीस Yes, sir. चिल्ड्रन एजुकेशन फीस है जी Yes, sir. वो लिखेंगे नॉट अलाउड Yes, sir. चिल्ड्रन एजुकेशन 15 फीस lakh. देते हैं लेकिन वो अलाउड नहीं नहीं है है. नॉट अलाउड because taxable income exceeds rupees 15 lakh टैक्सेबल इनकम 15 लाख से ज़्यादा ज़्यादा. उसके बाद आता है बेटा डोनेशन अंडर 61 स्केड्यूल वो भी नहीं है प्रॉफिट ऑन डेट मार्कअप और ऑप्शन भी नहीं है तो यहाँ तक ये आपके पास देखिए एक ही आइटम है बस टोटल इनकम में से ज़कात डिडक्शन से अगर माइनस होगी तो आपके पास क्या आएगी एक्चुअल टैक्सेबल 40,64,600. 40,64,600. 40,64,600 इसके बाद बेटा इसमें ऐड होगा शेयर फ्रॉम यूपी Yes. हमारे इस पैसे में शेयर फ्रॉम यूपी नहीं नहीं है है. शेयर फ्रॉम यूपी नहीं होगा तो डबल लाइन लगा लेनी क्योंकि यहाँ से कंप्यूटेशन शुरू हो जाएगी तो यहाँ से टैक्स कंप्यूटेशन शुरू करते बेटा कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल टैक्स शाबाश 40,64,600 रुपया इनकम है आपकी देखिए कौन सी स्लैब में आ रही है देखिए शाबाश कौन सी स्लैब में 6 में. सब लोग देखा मैंने जब मैं कहूँ तो आप सब कुछ देखा मैंने अगर टैक्स कैलकुलेशन आपको समझ आए तो ये 6 स्लैब की रेंज है भाई 35 लाख से लेकर 50 लाख 35 लाख से लेकर 50 लाख तक की रेंज है और इसका टैक्स क्या है बेटा 35 लाख का फिक्स टैक्स है 35 लाख तक फिक्स टैक्स है 3,70,000 और जितनी इनकम 35 लाख से ज़्यादा है जितनी इनकम 35 लाख से ज़्यादा है 5,64,600 रुपया ज़्यादा है Yes, sir. इस पर 20% टैक्स है 20% tax. 20% 1,12,920. 1,12,920 Yes, sir. आपको बता देगा एक्चुअल टैक्स कितना आ गया जी 4,82,920. 4 लाख क्या बेटा एक्चुअल टैक्स पेबल ये दूसरा स्टेप था ना Yes, sir. पर्पल वाला टैक्स नहीं है इस वजह से ये दूसरा स्टेप था तीसरा स्टेप है जी कंसेशन फॉर सीनियर सिटीजन और डिसेबल पर्सन वो इस पैसे में नहीं है। फिर फोर्थ स्टेप है टीचर Yes, sir. 25% टैक्स कंसेशन
फॉर टीचर्स 25% टैक्स कंसेशन फॉर टीचर्स। अब मेरी बात याद रखिएगा, पहली बार आप ये समझ रहे हैं, वैसे आपने फॉर्मेट के वक्त समझा था, उसको ध्यान से समझ लेंगे। वैसे तो आप टैक्स आपका 4,82,920 रुपये। सीनियर सिटीजन डिबेट में टैक्स रिलीफ मिलना हो ना, तो हम इस अमाउंट का स्टेट फॉरवर्ड 50% माइनस कर देते हैं। लेकिन टीचर्स डिबेट ऐसा नहीं है कि भाई जो टैक्स है उसका स्टेट फॉरवर्ड 25% माइनस कर दें। कहता नहीं एज अ टीचर हमें उसको टैक्स में कंसेशन देनी है, तो रूल ये कहता है एज अ टीचर उसकी इनकम कौन सी है, एज अ टीचर उसकी इनकम है कौन सी, बोले एज अ टीचर उसकी इनकम बिजनेस इनकम तो नहीं ना है। नो सर। एज अ टीचर उसकी इनकम प्रॉपर्टी इनकम तो नहीं है। नो सर। एज अ टीचर उसकी इनकम कैपिटल गेन या अदर सोर्सेज तो नहीं है ना। नो सर। एज अ टीचर उसकी इनकम है सैलरी। सैलरी। तो ये टैक्स तो सारी इनकम का है, यस सर। टैक्स तो टोटल इनकम का है, तो उसको हमने रिलीफ किस पे देनी है, सैलरी। तो सैलरी इनकम कितनी है बेटा, उसके लिए पहले टैक्स निकालना पड़ेगा, टैक्स ऑन सैलरी इनकम, टैक्स ऑन सैलरी। सैलरी इनकम कितनी है बेटा, टोटल सैलरी इनकम 42 लाख। इस पर पहले टैक्स निकालें, इस पर टैक्स निकालने के लिए वही टैक्स रेट का टेबल देखना पड़ेगा आपको। टैक्स रेट के टेबल के मुताबिक 42,55,000 जिस स्लैब में आता है उसकी रेंज क्या है, यही वाली स्लैब है। 35 लाख तक फिक्स टैक्स होगा, यस सर। 3,70,000, और 35 लाख से जितनी इनकम ज्यादा है 20%। 7,55,000, इस पर कितना टैक्स है जी, 20%। 1,51,000। टोटल सैलरी इनकम कितनी आ गई जी, सैलरी इनकम का टैक्स कितना आ गया, 5,21,000। बेटा ये टैक्स है सैलरी इनकम का। इस पर 25। जब टीचर्स रिबेट देनी है तो पहले सैलरी इनकम का टैक्स निकालना पड़ेगा, इस पर 25% रिबेट देनी है। 5,21,000 रुपया सैलरी का टैक्स है, सैलरी के टैक्स पर 25% कंसेशन है, 1,30,000। सैलरी के टैक्स पर 25% कंसेशन, 30,000 250। 1,30,250 ये कंसेशन बन रही है फुल टाइम टीचर और रिसेप्शन। तो बेटा आप एक टोटल इनकम एक्चुअल टैक्स पेबल में से ये कंसेशन माइनस करें तो आपके पास आएगा जी एक्चुअल टैक्स पेबल, 4th स्टेप के बाद एक्चुअल टैक्स पेबल 52,670 जाके एक्चुअल टैक्स पेबल। ये था 4th स्टेप है। 5th स्टेप है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, इस क्वेश्चन में फॉरेन टैक्स क्रेडिट नहीं है। फिर है एवरेज रिलीफ, आपने नोट किया क्वेश्चन नंबर, हर क्वेश्चन में एवरेज रिलीफ जरूर होती है। यस सर। इस तरह से पेपर में मेंटली प्रिपेयर्ड है कि एवरेज रिलीफ का इशू जरूर आएगा। अब देखिए साहब जिस चीज पर एवरेज रिलीफ देनी है जी आपने, कौन कौन सी इनकम पर एवरेज रिलीफ देनी है उसको मार्क किया हुआ है आपने। डोनेशन टू द रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक ये है, इसके अलावा अमाउंट अलाउड फॉर रिबेट, अमाउंट अलाउड फॉर रिलीफ या रिबेट। सबसे पहले क्या बेटा, डोनेशन और रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कितनी डोनेशन है जी, 1,20,000। इसके अलावा देखिए साहब इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक कंपनी से है जी, नो। हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है, कंट्रीब्यूशन टू द ग्रुप पेंशन फंड भी नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ इसी पर एवरेज रिलीफ मिलनी है। एवरेज रिलीफ का एक तरीका तो क्या मैंने बताया था, अगर रेट पर्पज वाला टैक्स और रेट पर्पज वाली इनकम दी हो तो उसे डिवाइड कर देते हैं, जिस पर रिलीफ देनी है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अदरवाइज क्या तरीका जी, जो पिछले स्टेप का टैक्स होगा, जो पिछले स्टेप का टैक्स होगा बेटा इसे एक्चुअल टैक्सेबल इनकम से डिवाइड कर दी, ये एक्चुअल टैक्सेबल इनकम 40,64,600 मल्टीप्लाई कर दें जिस पर रिबेट देनी है, 1,20,000 पर रिबेट देनी है उसे मल्टीप्लाई कर दें।
तो आपका बेटा ग्रॉस टैक्स पेबल आ गया। शाबाश कितना है? 10,412। ये एवरेज रिलीफ माइनस कर दें, एवरेज रिलीफ माइनस कर दें, ग्रॉस टैक्स पेपर बताएंगे कितना आता है? 3,42,000 3,42,000 250 258। यस सर ये आ गया ग्रॉस टैक्स पेपर। ये था 6 स्टेप। 7 स्टेप बेटा ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। सेपरेट ब्लॉक में मैंने बार बार बताया 3 चीजें आनी है। नंबर 1 टैक्स ऑन सैलरी, टैक्स ऑन प्रॉपर्टी इनकम। तो 3 से चला करें ना। यस सर टैक्स ऑन प्रॉपर्टी इनकम नंबर 1। प्रॉपर्टी इनकम कितनी है बेटा? 2,40,000। इसका टैक्स कितना है आपको याद रखना चाहिए? 2 लाख तक एग्जाम है। यस सर ये जो अबाउट 40,000 है इस पर 5% टैक्स। 20,000 2,000 प्रॉपर्टी का टैक्स आ गया 2,000। सेकेंडरी कैपिटल गेन। कैपिटल गेन जो सेपरेट ब्लॉक इनकम में आने हैं वो ये 2 हैं, गेन और सेल ऑफ कंस्ट्रक्टेड हाउस है, दूसरा भी यही है कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। अब होल्डिंग पीरियड एक का है लेस देन 1 ईयर और एक का मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 2 ईयर। तो जिसका अप टू 1 ईयर है उसके बारे में रूल ये कि 100% अमाउंट टैक्सेबल है। 15 लाख का 15 लाख टैक्सेबल है। 15 लाख का 15 लाख रुपया टैक्स। जिसका होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा लेकिन 2 साल से कम है उसकी 75% अमाउंट टैक्स होता है। इसका 75% है कितना आएगा? 13,50,000। तो टोटल ये वाला गेन है जिस पर टैक्स लगना है 28,50,000। अब 28,50,000 पर कितना टैक्स है बेटा? आपने कैपिटल गेन वाला टेबल पढ़ा है। जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और ओपन प्लॉट अगर उनका गेन 50 लाख तक हो, गेन 50 लाख तक हो ना, तो इस पर 2.5% टैक्स है। तो टोटल देखिए 15 लाख ही हो गया, 13,50,000 हो गया, टोटल गेन हो गया 28,50,000। ये 50 लाख से कम है तो इसका टैक्स है 2.5%। ये कैपिटल गेन और सेल ऑफ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और ओपन प्लॉट के हवाले से रूल है। बताएं 71 को तो यस सर 71,000 यस सर। अच्छा जी कैपिटल गेन भी हो गया जी। उसके बाद आती है तीसरी चीज, वो है ये प्रॉपर्टी इनकम हो गई, दूसरी दोनों कैपिटल गेन हो गई। तीसरी चीज है जी गेन ऑन सेल ऑफ गोल्डन हैंड। गोल्डन हैंडशेक रिसीव। गोल्डन हैंडशेक बेटा रिसीव हुआ है तो मैंने बताया वैसे तो ये प्रॉपर्टी इनकम में आते सॉरी इनकम फ्रॉम सैलरी में फुली टैक्सेबल होता है, लेकिन अगर एवरेज रेट गिवन हो जाता है यहाँ लिखा हुआ है पिछले 3 सालों के टैक्स रेट दिए हुए हैं उनकी एवरेज लेनी पड़ेगी हमें। तो 4 लाख रुपए का गोल्डन हैंडशेक है बेटा। यस सर। पिछले 3 सालों का टैक्स रेट हमें दिया हुआ है तो तरीका ये है उसकी एवरेज लेने 25% जमा 20% जमा 15%। एवरेज लेने का तरीका तीनों को ऐड कर दें और 3 पर डिवाइड कर दें तो ये एवरेज आ जाएगा जी 20%। यस सर। तो 4 लाख पर बेटा 20% लेने 80,000 4 लाख पर 20% लेंगे तो कितना आएगा? 80,000।
तो यहाँ पर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये नेट एक्चुअल टैक्स पेबल टोटल टैक्स पेबल भी कह सकते हैं, नेट एक्चुअल टैक्स पेबल भी कह सकते हैं। 4 लाख इसको ऐड करें शाबाश। 4,95,508 4,95,508 508 Yes. 4,95,508 आपके पास नेट टोटल या एक्चुअल टैक्स पेबल आ गया। यस ये था स्टेप नंबर 7। अब स्टेप नंबर 8 है बेटा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये जो टैक्स आया है इसमें से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स माइनस है। नेट टोटल टैक्स पेबल। Yes, sir. इसमें से माइनस कर देना टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। दो चीजें बेटा टैक्स, दो टैक्सेस हैं जो एडवांस में पे हो चुके हैं। नंबर 1 टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। हमारा टैक्स जो हमारे एम्प्लॉयर ने पे कर दिया है, टैक्स जो एम्प्लॉयर ने पे कर दिया है। और दूसरा जी टैक्स डिडक्टेड टैक्स सोर्स। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर कितना बेटा? 1 lakh. 1 लाख। और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कितना है? 3 लाख। नेट टैक्स पेबल विद रिटर्न आ जाएगा। नेट टैक्स पेबल विद रिटर्न कितना आ गया बेटा? 95,508. इस पैसे में कोई एफडीआर की इनकम नहीं है बेटा। Yes, sir. तो ये पैसे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब हमारे इंशाअल्लाह मैंने आपको 22, 23, 24 और 25 4 मेडिकल ये रहते हैं और 3 रहते हैं प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3 और प्रॉब्लम नंबर 20। ठीक हो गया? उनमें से एक करवाना है। ये 4 क्वेश्चन ये वाले रहते हैं। अब आपको मैंने सीनियर सिटीजन भी करवा दिया है, टीचर वाला भी करवा दिया है, एवरेज भी करवा दिया, फॉरेन टैक्स क्रेडिट वाला भी करवा दिया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी हम करते आ रहे हैं, एफडीआर भी करते आ रहे हैं, प्रोविडेंट जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ग्रेचुइटी फंड भी करवा दिया, प्रोविडेंट फंड भी करवा दिया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी आपकी हो गई, कैपिटल गेन भी तकरीबन सारा हो गया है। हर चीज़ आपने जो है वो अब तक डिस्कस कर ली है। इंशाअल्लाह फर्दर हम एक बार मेडिकल करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 20 जिसमें एक एडजस्टमेंट है वो हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तो आपको चाहिए अभी क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 20 के अलावा 21 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं अपने। Yes.